अटेंडेंस बोलो सर अच्छा सभी सर। की। भंडारी सर शुरू कर दो, देख लो जितनी देर में। जी सर। आपको शुरू तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ सर, कर दूंगा सर, आपकी वैसे तरफ तो से मैं आज नहीं वाला करूँगा। प्रवेन वगैरह है, प्रवेन वगैरह तो हम पहले पढ़ चुके हैं अपने अध्यायों में ज्यादातर। तो वो मानव भूगोल वाले में हमने पढ़ा था, इसको पढ़ा था ना हमने। वो तो विश्व के संदर्भ में पढ़ा था, जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह मार्ग है, और बिग इंच की पाइपलाइन है, और इसके अलावा वो साइबेरिया वाला रेल मार्ग है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, भारत का, ऑस्ट्रेलिया के जो महामार्ग थे उनके बारे में पढ़ा। परंतु आज तो इसमें है भारत से संबंधित, तो थोड़ा ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से स्थान जुड़े हुए हैं, गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से बनाते हैं, राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाला कौन सा है, दोनों कहाँ पर मिलते हैं। जैसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर दोनों मिलते कहाँ पर है, तो झांसी में मिलते हैं, और झांसी एमपी की राजधानी, एमपी का अंदर स्थान है। तो कुछ एक स्थान परीक्षाओं में पहले भी कई बार पूछे गए हैं एक इस प्रकार का क्वेश्चन। जी सर। जी सर, आज का टॉपिक है परिवहन तथा संचार। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। दंत मंजन या टूथपेस्ट से लेकर सुबह की चाय या दूध, कपड़े, साबुन तथा खाद्य पदार्थ आदि हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इन सभी बाजारों से खरीदा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं को अपने उत्पादन स्थल किस प्रकार से लाया जाता है? सभी उत्पादन निश्चय ही खपत के लिए होते हैं। खेतों एवं कारखानों से तैयार सभी उत्पादकों को उन स्थानों पर लाया जाता है जहां से उपभोक्ता उन्हें खरीद सके। यह परिवहन की यह परिवहन ही है जो इन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाता है, जहां से उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होती है। हम दैनिक जीवन में फल, साग, सब्जी, किताबें एवं कपड़ा आदि जैसी भौतिक वस्तुएं ही नहीं उपयोग में लाते हैं, बल्कि विचारों, दर्शन, संदेशों का भी उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हम अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कर सकते हैं। परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थानों से उनके उपयोग वाले स्थान तक ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों, विचारों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करता है। निम्नलिखित आरेख परिवहन के प्रमुख साधनों को दर्शाते हैं। एक सारणी बनी हुई है परिवहन के साधन, जो परिवहन के स्थल, जल और वायु, ये तीन साधन हैं, जिसमें स्थल में सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइन परिवहन हो गए। और जल का देखते हैं, जल एक अंत स्थलीय व सागरीय महासागरीय मार्ग हो गए। वायु परिवहन दो भागों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो परिवहन के जो साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, चाहे वो दैनिक जीवन में आने वाली जो वस्तु है, चाहे दूध, कपड़े इत्यादि जो सामान है जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। चाहे हमें फोन के माध्यम से किसी दूसरे से कनेक्ट होना या बातें करना, वो संचार के माध्यम से होती है। ये चीजें बताई गई है। तो आगे देखते हैं स्थल परिवहन। स्थल परिवहन भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जा रहा है। आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ भारी मात्रा में साधनों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पक्की सड़कें तथा रेल मार्गों का विकास किया गया है।
रज्जु मार्गों के केबल मार्गों तथा पाइपलाइन जैसे साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन के लिए मांग पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या स्थल परिवहन में क्या है कि सड़क परिवहन और रेलवे और पाइपलाइन, ये तीन है, जिसमें पहला पढ़ते हैं सड़क परिवहन। सड़क भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जाल है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी लंबाई 56 लाख किलोमीटर, वार्षिक रिपोर्ट है 2017-18 के अनुसार। और ब्रिटिश भारत के बीच ये जहां प्रतिवर्ष सड़कों का लगभग 85% यात्री या 17% भार यातायात का परिवहन किया जाता है, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि ये पूछा जाएगा कि सड़क परिवहन सबसे अनुकूल है, तो वो है सस्ता पड़ जाता है छोटी दूरियों के लिए, क्योंकि छोटी दूरियों के लिए यात्रा सड़क परिवहन के माध्यम से ही की जाती है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार की सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहले गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ की गई। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगर एवं उसके आसपास क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में सड़कों का संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्यों से सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग एनएच व राज्य महामार्ग एसएच यानी स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया। अर्थात यानी कि ये बताना चाह रहा है कि जो पहले स्वतंत्रता स्वतंत्रता के समय जो आजाद हुआ था भारत समय, उससे पहले भी कुछ समय पहले यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945-46 की बात है, उस समय की बाद में सड़कें सीमित थी। लेकिन 1943 में नागपुर योजना बना के रजवाड़ों और ब्रिटिश क्षेत्र में जो सड़कें अभाव था, उनको फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट किया गया था। और इन सड़क मार्गों को महामार्ग यानी कि एनएच और स्टेट हाईवे यानी राज्य मार्ग और जिला सड़कें, इन भागों में डिवाइडेड किया और विकास किया इनका। आगे देते राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय महामार्ग। सर इसे भी ये पढ़ दो ना सबसे, ये। सर ये क्या आप जानते हैं सिरसा सूरी वाला? हाँ ये रह गया ना। हम्म। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी यानी कि पाकिस्तान से लेकर बंगाल के सोनार घाटी के सुदृढ़ एवं संगठित समेकित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। यानी ये ग्रैंड ट्रंक रोड की बात कर रहा है शेरशाह सूरी के समय, जो कि सिंधु घाटी से लेके और ये सोनार यानी बंगाल तक घाटी तक बनाया गया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने के लिए इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड के नाम से पुनः नामित किया गया था। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच अवस्थित विस्तृत है। वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से कोलकाता के बीच है। इसे दो खंडों में विभाजित किया। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो दिल्ली से अमृत तक जाता है, और दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। लेकिन इसमें वर्तमान में इसका नाम कुछ अलग है, शायद NH19 भी से, पता है किसी को? NH2 का दिल्ली से कोलकाता। ऐसे स्पेशल तो लिखा हुआ नहीं है सर मेरे पास, अगर कोई हो तो मैं बताऊंगा। नहीं सर, ये वर्तमान में इसकी क्या है, वो चेंज हो गया ना, ये पुराना दे रखा है शायद मेरे हिसाब से। हम्म। ये NH19 भी से, मुझे भी कन्फर्म नहीं पता। आगे देखते हैं राष्ट्रीय दिल्ली से महामार्ग। कोलकाता को जोड़ता है, तो दिल्ली से कोलकाता तो हाँ वो स्वर्णिम चतुर्भुज वाला हो गया ना, जो हाँ दिल्ली से स्वर्णिम चतुर्भुज, हाँ चलो आ जाएगा उसमें, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से हैं। जी, राष्ट्रीय महामार्ग
वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है वे राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानी जाती हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना आवागमन के लिए होता है। यह महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेल जंक्शनों को भी जोड़ता है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर से बढ़कर 2016 में यानी 1,01,011 किलोमीटर हो गई, जो राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई के मात्र 2% ही है। किंतु ये सड़क यातायात 40% भाग पर वहन करते हैं। ये सड़कें हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, जो कि ये प्रमुख राजधानी, प्रमुख नगरों और पत्तनों को और रेलवे जंक्शनों को जोड़ती है, जो कि 1951 में 19,700 किलोमीटर थी, जो कि 2016 में बढ़कर 1,01,011 किलोमीटर हो गई थी। ये कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% थी, किंतु यातायात सड़कों को 40% भाग वहन करते हैं इसमें। आगे देखते हैं भारत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का प्रचालन 1995 में हुआ था। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एवं स्वायत्तशासी निकाय है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव एवं प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है, अर्थात NHAI, जो कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार और उनके रखरखाव इत्यादि की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस एक बॉक्स देख लेते हैं, राष्ट्रीय एक महामार्ग स्वायत्त शासी, विकास परियोजना। एक इसमें लिखा जी, हुआ है NHI के बारे में, NHAI के बारे में इसमें लिखा है कि ये एक परिवहन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी निकाय है। स्वायत्त शासी क्या होता है? स्वायत्तशासी मतलब शायद स्वतंत्र, जो खुद के फैसले खुद ले सकते, वही कहते हैं क्या? हाँ, वही वही। ऑटोनोमस, हाँ। हम्म, यानी कि जैसे कि NHAI यानी कि स्वायत्तशासी निकाय है। इसके ऊपर छोटा सा एक और आंकड़ा दे रखा है कि जो भारत की कुल सड़कें हैं ना, उनका तो 2% है राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का। जैसे ग्रामीण सड़कें ज्यादा है, क्योंकि गाँव को गाँव से गाँव जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा सड़कें हैं, जाड़ बहुत ज्यादा है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वो टोटल सड़कों का 2% है, टोटल परिवहन का 40% परिवहन है वो करता है। जी, यानी कि टोटल अगर यातायात अगर हो 100% यातायात होता है, तो राज्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें, नगरीय सड़कें, ये टोटल मिलाकर 60% का परिवहन करते हैं यातायात का, और ये अकेली है वो 40% का करते हैं। इस कारण से ये महत्व है। ठीक है सर। आगे एक बॉक्स है, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 4 या 6 लेन वाले उच्च सघनता यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक कोच्चिसीलम पर्वत स्कंद सहित को 4,016 किलोमीटर लंबे राजमार्ग से जोड़ा है, जो पूर्व और पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक
3640 किलोमीटर मार्ग को जोड़ा है। यानी कि स्वर्णम चतुर्भुज है जो कि 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है, जो 5840 किलोमीटर लंबी लाइन है, 4 से 6 लेन। जो इन महानगरों की जो कि दूरी है वो कम हो गई है, और इन महानगरों का मतलब कि दूरी कम होने के साथ साथ इनमें विकास भी अच्छे से हो गया। इधर ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का लिया है, जो कि उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक 4016 किलोमीटर मतलब सड़क मार्ग को जोड़ा गया है। और पूर्व से पश्चिम सिलचर से लेकर पोरबंदर तक 3640 किलोमीटर ये जोड़ा गया। आगे देखते राज्य राजमार्ग, राज्य महामार्ग। इन महामार्गों का निर्माण अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। यह राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई 4% भाग आता है। अर्थात ये जो महामार्ग हैं राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों को अन्य शहरों से जोड़ते हैं, जो कि कुल सड़क देश की जो कुल सड़क लंबाई है वो 4% भाग आता है। आगे देखते हैं जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालयों व जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत देश के भर के कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है। अर्थात ये जिला सड़कें हैं जो जिला मुख्यालयों और जिलों को महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ती हैं, जो कुल देश की 14% भाग आता है इसमें। आगे देखते हैं ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों की घनत्व प्रादेशिक विषमताओं में पाई जाती है, क्योंकि भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होता है। ये देखें ग्रामीण सड़कें यानी कि 80% भाग यानी कि सर्वाधिक, अगर देश की बात करें सर्वाधिक सड़कों की लंबाई जो ग्रामीण सड़कों में है तो देश की 80%। और प्रादेशिक विषम आवाज में आई। आवाज में आई क्या? नहीं नहीं, ठीक है कि ट्विंकल मैम की आवाज़ नहीं आ रही, वो कुछ कह रहे थे। कुछ पूछ रहे थे। हम्म, ये देखें मोटा मोटा देखें तो ग्रामीण सड़कें सर्वाधिक हैं, उसके बाद आती हैं जिला सड़कें, उसके बाद आती है राज्य महामार्ग, उसके बाद आती है राष्ट्रीय महामार्ग। ऊपर जो नंबर डायग्राम दे विभाग रखा है देते ना, हैं जो एक ग्रामीण सड़क। ऊपर एक डायग्राम दे जी। रखा है राज्य ऊपर। राष्ट्रीय हाँ महामार्ग, उसमें जहाँ लंबाई लिख रखी है ना उसके सामने कर दो 2%। लिखना पड़ेगा आपको हाथ से, इसके सामने 2%। और महामार्ग है उनके सामने 4%। 4%। और जिला सड़कें हैं जिला चौदह सड़कें प्रतिशत 14%। और ग्रामीण सड़कें हैं 80%। ये किसका है बायोडाटा, परिवहन का है या लंबाई का है? ये लंबाई का है। लंबाई का है। लंबाई का लंबाई है। का है सड़क को। तो अगर आपसे पूछे कि लंबाई के आधार पर निम्न निम्न सड़कों को आरोही और अवरोही क्रम में रखो, तो ये थोड़ा सा उसमें रखेंगे है। वैसे वरीयता क्रम में जो ये पहला क्रम दे रखा है ना, ये वरीयता क्रम है। सबसे ऊपर कौन सी होगी? राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, फिर राज्य राजमार्ग होंगे, फिर जिला होंगे, फिर ग्रामीण होंगे। ये तो है इसका वरीयता क्रम। उसके बाद में अभी हमने देखा है ना 2%, 4%, 14% और 18% है, नहीं 80%। ये है इसके लंबाई का क्रम। और वैसे देखे ना तो ये लंबाई खुद अपने आप में क्या है? आरोही क्रम में है। छोटे से बड़े में 2, 4, 14, 80, तो आरोही हो गया ना अपने आप में।
तो यानी कि जो वरीयता क्रम है ना वो अपने आप में आरोही क्रम भी है। अगर इसी क्रम को उल्टा कर देंगे ना तो अवरोही हो जाएगा वो क्रम, 80% ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद में 14%, फिर 4% और फिर 2%। एक छोटा सा है राष्ट्रीय महामार्ग है ना, इसके सामने परिवहन का यातायात एक छोटा सा बिंदु लगा कर लिख दो, यातायात, यातायात बराबर 40%। बाकी का सारा 60% में अपने आप काउंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्व पश्चिम वाला गलियारा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, तो असम का सिलचर है और गुजरात का पोरबंदर है। ठीक है सर। आगे देखते हैं अन्य सड़कें। अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों के आते हैं। मई 1960 में सड़क 1960 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ को देश की उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को तीव्र एवं समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास की गति देने एवं रक्षा तैयारी को मजबूत प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण के अधिकृत एवं इनसे अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली, हिमाचल तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क बनाएंगे। यह सड़क समुद्र तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने व अनुरक्षण करने के साथ साथ बीआरओ अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी संभालता है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों एवं उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ संपर्कों को उपलब्ध कराते हुए सद्भावना पूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। अर्थात एक संगठन 1960 में गठित हुआ बीआरओ, जो कि बीआरओ को काम में है जो सीमा सड़कें होती हैं, जैसे कि अपने राजस्थान में जो पाकिस्तान सटे क्षेत्र में जो सड़कें बनाई गई हैं जो बीआरओ के तहत बनाई गई हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में लेह लद्दाख वाले एरिया में सड़कें बनाई गई जो बीआरओ के तहत बनाई गई हैं। इसका यही बनेगा क्या, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सर। हाँ यही बनेगा। ठीक, थोड़ा सा इसमें अन्य सड़कों का पहली लाइन है सीमांत सड़कें, सीमांत सीमा। और ये जो हमारा अपने, अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन सी सड़कें हैं जो रेड क्लिफ रेखा और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनके समांतर रहती है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ज्यादातर सामरिक दृष्टि से तो ये अन्य सड़कों में ही शामिल होगी, जो इन दोनों में शामिल नहीं होती। दोनों में क्या है, इन चारों में, जैसे ग्रामीण सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, जिला सड़कें, इनमें शामिल नहीं है ये। इनका अलग ही होता है। उनका प्रबंधन तो कौन करता है, उनका प्रबंधन तो करता है वो भारतीय राष्ट्रीय एआई। राजमार्ग। हाँ, वो थोड़ा सा उसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का है कि स्पेशल, तो वो केवल उसी पर है लागू, राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही, महामार्गों पर ही लागू होता है, जिसका प्रचलन 1995 में हुआ था। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे जो जो बनती है ना, उसका रख रखाव, उनकी जो सीमा, उनकी जानकारी, वो सारा बीआरओ करता है। ठीक है सर। अगर किसी के पास बायोडाटा है तो आप बता सकते हो क्या कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 2005 की है क्या ये? मुझे याद नहीं आ रहा है इसका, क्यों पिछले पेज पर एक छोटा सा चित्र दे रखा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क। ठीक है, बाकी देखते हैं। जी सर। जी सर।
ट्विंकल ना पढ़ना, छत पे डॉगी आ गया। कहाँ से पढ़ना है सर? क्या आप जानते हैं यहाँ से? ये दे रखा है ना, जम्मू कश्मीर का खारदुंगला पास के पास में लिखा हुआ है ना। मैं पढ़ूं क्या? चलो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ सर पढ़ दो, मुझे तो मिल ही नहीं रहा किधर है। नहीं तो यही तो था ना, ये बिल्कुल इसके जस्ट पास में। ये दो मानचित्र दिए हुए हैं, तीन है। एक में तो दे रखा है 10.3 में जम्मू कश्मीर में खारदुंगला जो दर्रा है ना उसके पास का एक चित्र दे रखा है। यहाँ पर कोई पिलर स्थापित कर रखा है, वहां से सड़क गुजर रही है बर्फ के अंदर से। 10.4 है बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर कहाँ पर है? लाहौर से आती हुई बस का एक चित्र दिया गया है। 10.5 है श्रीनगर में, मुजफ्फराबाद एक जगह है, मुजफ्फराबाद के पास है अमन सेतु, वहाँ का एक चित्र है। उसके बाद में लिखा है कि क्या आप जानते हैं, तो क्या जानते हैं इसके बारे में बता रहा है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्गों पर स्थित है सुरंग है, उसका नाम है अटल टनल। 9.02 किलोमीटर के हिसाब से है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। कौन सा है? सीमा सड़क संगठन, BRO, इसके द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति से लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक लगभग अलग थलग रहती थी। तो इस कारण से पहले इसने एक शब्द लिख दिया पूरे साल। पूरे साल यानी कि 12 महीने खुली रहती है ये सड़क के कारण आवागमन। तो पहले क्या था? पहले 6 महीने अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की, कौन से हिमालय की? हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है ना में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुख्यतः 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो एक तो ये है कहाँ पे, कितने किलोमीटर की है, किसके द्वारा बनाई गई है, कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है और पूरे वर्ष भर खुली रहती है। और है कहाँ पर? यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में समुद्र तल से औसतन 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अति आधुनिक, आधुनिक भी होता है और आधुनिक के बाद में भी एक शब्द लगाया, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। वेबसाइट है www.bro.gov.in के आधार पर आप इसको दोबारा से इसका बायोडाटा देख सकते हो आप। क्रियाकलाप: दक्षिणी भारत में बेंगलुरु तथा हैदराबाद और उत्तर भारत में दिल्ली और कानपुर तथा पटना जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे हैं। दक्षिण भारत का तो बेंगलुरु और हैदराबाद, और उत्तर भारत का है दिल्ली और कानपुर और पटना। कानपुर यूपी की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। क्या आप जानते हैं भारतमाला एक प्रस्तावित वृहद परियोजना है? अब थोड़ा सा याद रखना है इसमें। भारतमाला को तो आपको सबको पता है, परंतु ये कैसी योजना है? एक वृहद परियोजना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है इसका। जैसे ही इसको टिक करके इसके पास में 1 या 2 3 4 ऐसे लगा दिया करो ताकि पता चल जाए। प्रत्येक पेज पर 1 से लेकर 10 तक पॉइंट अलग अलग रखा करो। ये पहला क्वेश्चन है इसका, 1 नंबर। फिर उसके बाद में क्या कहता है कि तटवर्ती भागों में, मुख्यतः तटवर्ती भागों में, आंतरिक भागों में नहीं है ये, तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा सीमावर्ती जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह भी एक महत्वपूर्ण। उसके बाद में पिछड़े इलाके, किस तरह से? धार्मिक पर्यटन स्थल आदि को जोड़ने की ये भी ये योजना, इसमें ये भी इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद में है सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 1500 1500 बड़े पुल तथा 200 रेल ओवरब्रिज
अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। 200 रेलवे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। उसके बाद में है लगभग 900 किलोमीटर लंबे 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए जिला मुख्यालय जोड़ने की एक योजना है। 900 किलोमीटर की लंबे, इसमें क्या है कि मुख्यतः कई बार तो क्या है सीधा ही निकाल दिया गया है, परंतु अगर कोई जिला मुख्यालय पास में पड़ता है तो इसकी लंबाई क्या है कि जिला मुख्यालय को जोड़ते हुए रखा गया है ताकि जिला मुख्यालय को जोड़ा जाए। तो इस कारण इसकी जो अतिरिक्त लंबाई है वो 900 किलोमीटर की ओर हो जाती है। यह कार्यक्रम 2022 में पूरा किया जाना है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, रास पड़ोस में इसकी जो परिवहन गुजरता है भारतमाला वाला, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, देखी भी होगी आपने। उसके बाद में रेल परिवहन। भारतीय रेल विश्व के सर्वाधिक लंबे जाल के रूप में जाना जाता में से एक है। विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्गों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोड़ा सा महात्मा गांधी की कोटेशन भी याद रखना। इसके अलावा है भारतीय रेल की स्थापना। इंडियन रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी। 1853 यानी कि 1857 की क्रांति से विलुप्त हुआ है, 4 साल पहले की गई थी 1853 में। और ये चलाई कहाँ गई थी? मुख्यतः ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कब शुरू की गई थी, तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। लंबी रेल लाइन निर्मित हुई थी। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल है वो सरकार का विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई की बात हो रही है, यहाँ नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और इनकी बात नहीं हो रही, कुल लंबाई की बात हो रही है। 66,030 किलोमीटर के लगभग है इसकी, 66,030 किलोमीटर। यह आंकड़ा 31 मार्च 2015 तक का है। इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतएव भारतीय रेल को कितने मंडलों में बांटा गया है? भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। जैसे लिखा होता है ना, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, तो इस प्रकार से 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसके 16 मंडल कौन कौन से हैं तो वो थोड़ा सा देख लो आप। वर्तमान में सर इसका 18 है मुख्यालय भी याद सर। रखना। क्या चीज है? 18 है सर ये। वर्तमान में क्या? 18 हो चुकी जी। अच्छा, तो लिख लो इसके नीचे वर्तमान में 18। वर्तमान में 18। वैसे देख लें सेंट्रल रेलवे वहीं स्थापित होगी जहां पर क्या है, पहली बार जहां पर पहली बार क्या है रेलवे की स्थापना हुई, तो वहां पर सेंट्रल रेलवे मंडल। उसके बाद में ईस्टर्न है। ईस्टर्न का मतलब है पश्चिमी, नहीं ईस्ट है यानी कि पूर्व का। ईस्टर्न यानी कि पूर्व। पूर्व में ही कौन सा है? भारत के सबसे पूर्व में कौन सा है? कलकत्ता वाला। उसके बाद में है ईस्ट ईस्ट सेंट्रल। उसके बाद में ईस्ट सेंट्रल है हाजीपुर में। ये हाजीपुर कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है क्या? नहीं सर ये शायद बिहार का भी है। हम्म, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। ईस्ट सेंट्रल अलग है और ईस्ट कोस्ट अलग है। कोस्ट का मतलब है तटीय क्षेत्र, तो भुवनेश्वर उड़ीसा का है ये। नॉर्दर्न का मतलब है नॉर्थ से संबंधित। और ये है इसका उत्तर में है दिल्ली वाला, नॉर्दर्न रेल मंडल है ये, नई दिल्ली का। उसके बाद में नॉर्थ सेंट्रल अलग है इसका। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद यूपी का है। नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्व इसको कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का गोरखपुर। गोरखपुर ही शायद यूपी में होना चाहिए।
इसके जैसे अलावा है एमपी में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इसके नाम से भी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। यह है मालेगांव गुवाहाटी में। अब है नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम वाली जो है देखी जाती है। उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। उसके बाद में है सदर्न। सदर्न वाला है दक्षिण से संबंधित है, चेन्नई में। उसके बाद में साउथ साउथ सेंट्रल, सेंट्रल शब्द है सिकंदराबाद। उसके साउथ ईस्टर्न है कोलकाता। तो कोलकाता में दो हो गए क्या, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, दोनों के मुख्यालय कोलकाता में है। उसके बाद में साउथ हाँ। ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। बिलासपुर। इसके अलावा है साउथ वेस्टर्न है हुबली, और वेस्टर्न है मुंबई चर्च गेट, और वेस्ट सेंट्रल है जबलपुर। ये जबलपुर कहाँ पे है? जबलपुर। मध्य प्रदेश में क्या? एमपी में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि राजस्थान का कोटा बूंदी बारह झालावाड़ ये इसी में आता है। हाँ सर, एमपी में ये। हाँ, जबलपुर एमपी वाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि राजस्थान में टोटल जो है ना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ना, ये इससे अलग हो जाता है पूरे राजस्थान का। जब राजस्थान वाला परिवहन पढ़ते हैं तब आता है। बाकी दो और कौन से हैं, अगर किसी को पता है तो बता दो, इसको देख लेते हैं आगे। एक 17वां सर तो है कोलकाता मेट्रो, जो हाँ, कोलकाता में है, मेट्रो उसका वाला। मुख्यालय है। हम्म, हाँ। और 18वां तो पता नहीं सर, अभिषेक सर बता दो, ये आप ही बोल रहे थे। दक्षिण तटीय रेलवे जो कि विशाखापट्टनम है। दक्षिणी दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। मैंने एक डायग्राम भेजा है एक ग्रुप में, उसमें सारे दे रखे हैं, डायरेक्शन वगैरह वो लिस्ट। हम्म। हम्म। कोलकाता में सबसे ज्यादा रेलवे मुख्यालय है, ये बात भी याद रखना, कोलकाता हाँ, में। सही है। क्योंकि 1857 के बाद में, 1853 के बाद में लगभग 1950 साल तो वो हो गए। फिर 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी। तो उससे पहले पहले जितने भी रेलवे का जो विकास हुआ ना, वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार, और उसके बाद में उड़ीसा है, कोलकाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ था रेलवे का। होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, तो इस कारण से क्या है कि थोड़ा आवागमन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब उसके बाद में है कि रेलवे पटरियों की चौड़ाई के आधार पर, रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को तीन वर्ग बनाए गए हैं। सिर्फ तीन ही वर्ग हैं। बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, जो सिर्फ तीन ही है, कोई चार मत कर देना, ये कोई अलग इसके अलावा कोई चौथी नहीं है। और वैसे सड़कों में देखें तो सड़कें भी लगभग क्या है, चार ही प्रकार की है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग मार्ग और ग्रामीण सड़कें। इसके अलावा अन्य सड़कें हैं वो बीआरओ के अधीन आती है। बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज यानी कि ब्रॉड या बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज रेल पटरियों के बीच की दूरी कितना है? 1.616 मीटर होती है। तो ये इतनी मीटर की है बीच में दूरी। ब्रॉड गेज की लाइन कुल लंबाई है 2016 में 60,510। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा बाहर निकाल के देख लो इसको, 60,510। उसके बाद में है 2 नंबर है मीटर गेज। मीटर गेज में 1 मीटर की, दो रेल पटरियों के बीच की दूरी है ना, वो 1 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई है 2016 में 3880, यानी 3880, 3880। उसके बाद में छोटी नैरो गेज है, ये कहीं कहीं चलती है, बाकी हर जगह नहीं चलती। इसमें दो रेल पटरियों के बीच में दूरी है ना, वो है 0.72 या 762 मीटर की जो दूरी है वो है इसके बीच में। और इसकी दूरी एक और है इसमें, 0.610,
610, 762, ये है पॉइंट के बीच में होती है इनकी, दो है इसके बीच बीच में होती है, कोई कहीं मानक पैमाना नहीं है, मानक दो ही पैमाने इनके बीच में होती है। इनकी कुल लंबाई 2016 में 2297 किलोमीटर की थी, 2297। तो ये वैसे मीटर गेज है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है, तीनों वैसे ही अगर नाम ऐसे पढ़ेंगे ना तो वैसे ही आपको आरोही अवरोही क्रम है ना, अवरोही है क्या, अवरोही क्रम है, अपने आप में अवरोही क्रम में जचे हुए हैं ये नाम। सड़कों वालों में क्या थे, सड़कों वालों में थे पहले आरोही क्रम में जचे हुए थे। तो पहले तो 60,510 है, फिर 3,880 है, फिर 2,297 है। हालांकि कोई स्पेशल क्षेत्र देना था इनको, कहाँ कहाँ चलती है। अब क्या कहता है कि भारतीय रेल में मीटर तथा नैरो गेज दो की बात कर रहा है। मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू हुआ। कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ? इसके अतिरिक्त वाष्प चलित, भाप से जो इंजन चलते थे, वाष्प चलित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत लाइनों को लाया गया है। इस कदम से रेलवे को गति के साथ साथ उनकी ढुलाई और क्षमता में भी बढ़ गई है। कोयले द्वारा चलित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण को भी सुधार हुआ है। नेक्स्ट है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन की व्यवस्था में क्रांति ला दी है। अब नगरीय परिवहन ही करती है ये। डीजल चालित बसों की जगह सीएनजी चलित वाहनों तथा साथ में मेट्रो का प्रचलन भी नगरीय केंद्रों को वायु प्रदूषण के को नियंत्रण करने की दिशा में उठाया गया कई महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान ही शहरी क्षेत्र, कच्चा माल सामग्री उत्पादक क्षेत्र, बागान तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र रेल मार्गों से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे। अंडरलाइन कर लेना इस कोंकण रेलवे को, कोंकण रेलवे आएगा ये। जो भारत के पश्चिमी समुद्री तटीय के साथ मुंबई और बेंगलुरु के बीच में सीधे से संपर्क में जुड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोंकण रेलवे किन किन को जोड़ता है तो सीधा स्पष्ट आपको पता होना चाहिए, ये मुंबई को बेंगलुरु से जोड़ता है। और ये क्या है, पश्चिमी तटीय है ना, उसके समांतर चलता है ये कोंकण रेलवे। अब इस कोंकण रेलवे की एक छोटे से बॉक्स में कुछ लिखा गया है। कोंकण रेलवे 1998 यानी कि 2000 सन से भी 2 साल पहले 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल इंडियन रेलवे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, कितने किलोमीटर लंबा है? 760। एक वो यूरोप की नहर थी ना, कौन सी थी वो, यूरोप में थी ना वो, आंतरिक जलमार्ग के लिए, हम नहीं याद है उसका। टाइम नदी। राइन नदी, हाँ राइन नदी, वो 700 किलोमीटर वाली थी, उससे थोड़ा याद रखना। वो 700 किलोमीटर परिवहन योग्य थी और ये है 760 किलोमीटर लंबा कोंकण रेलवे रेल मार्ग है। यह महाराष्ट्र में रोहा रोहा क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। हम मैंगलोर कहाँ का है? कर्नाटक का। और महाराष्ट्र में वैसे तो इसका ध्यान देखें तो इसे ध्यान मुंबई है, पर मुंबई में भी एक रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? रोहा। महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। कितनी अच्छी बात है ये, देखो ये 146 तो नदियां पार करता है ये पश्चिमी घाट की,
और इसके अलावा 2000 के करीब है पुल को पार करता है ये, छोटे बड़े। और 100 सीधा 91 है, 100 से कम है लगभग वो, तो 91 पुलों को पार करता है ये। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग, बड़ी सुरंग तो वो थी अटल अटल वाली 9 किलोमीटर वाली, परंतु यह है सबसे लंबी सुरंग एशिया की, भारत की भी नहीं, एशिया की पूरी है सबसे लंबी सुरंग, जो है 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। ये है, वो थी सड़क सुरंग, और ये कौन सी है, रेल सुरंग। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, सड़क सुरंग तो थी हिमालय में, और रेल सुरंग है वो पश्चिमी घाट पर है, कोंकण रेलवे पर। इस उद्यम में कर्नाटक, यानी इस उद्यम यानी इस उद्योग में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से है। कितने राज्यों की संयुक्त है, तो 3 राज्यों से संबंधित है, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र इसमें भागीदार है। कर्नाटक में तो है, परंतु एक बीच में गोवा राज्य भी आता है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में जल परिवहन। कई बार क्या होता है, परिवहन, सड़क परिवहन और जल जो रेल मार्ग परिवहन है, वहां तक पढ़ने के बाद में हम यहाँ तक बहुत ही कम में पहुंच पाते हैं। फिर भी ध्यान रखना है कि इसमें भी कौन से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, जल राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। जल परिवहन, भारत में जलमार्ग यात्री, सर और आपको ये, हाँ हाँ, सर एक वो थी ना पीर पंजाल टनल, वो 11 किलोमीटर लंबी थी, वो नहीं है क्या फर्स्ट? वर्तमान में हो सकती है, एक बार आया था न्यूज़पेपर में। वैसे तो ये पीर हाँ पंजाल सर। में ही है ना, लिखा हुआ है ना इसके पास में। इसमें देखो ना, क्या आप जानते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसतन समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थोड़ा आप चेक करो, ये वाले तब तक मैं इसको पढ़। अटल टनल जो है ना, टनल वाली, अटल वाली, हम्म, 9.02 किलोमीटर है। ये पीर नहीं, पंजाल इससे भी सुरंग लंबी है क्या कोई और? इससे लंबी तो कोई नहीं सर, हमने तो कोई दी नहीं। चलो मैं पढ़ लेता हूँ इतनी देर में, आप थोड़ा बहुत अगर देख सको तो देख लो। अगर सीधा गूगल पर सर्च करोगे ना कि भारत की सबसे लंबी सड़क, सड़क का लिखना है वहां पे, सड़क लंबी सुरंग जो, उसमें शायद देख लो कौन सा बायोडाटा आता ये सड़क में तो सर यही आएगी, अटल वाली शायद, है। क्योंकि ये रेलवे की है, जो हम्म कोंकण वाली। हम्म। ठीक है। जल परिवहन, सबसे परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग है ये जल परिवहन, तथा माल वाहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है, जितने भी परिवहन के जो भी साधन है उनमें सबसे सस्ता है। तथा भारी एवं स्थूल सामग्री, भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी है। यह ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन तंत्र है। पारिस्थितिकी अनुकूल कैसे है कि यहाँ पर न तो सड़कें बिछानी पड़ती है, अगर सड़कें नहीं बिछाई जाएगी तो किसी भी स्थल क्षेत्र का घाटा नहीं होगा। जैसे सड़कें बिछा दी गई है, फिर भी वहां पर उत्पादन थोड़ी ना ले रहे हैं हम, नहीं मानव बसाव कर सकता, नहीं उत्पादन हो सकता वहां से, तो वो फिर निरर्थक हो गया सड़क का जो मुख्यतः। तो इस कारण तो क्या कहता है कि यह पारिस्थितिक अनुकूल भी परिवहन प्रणाली है। जल परिवहन दो प्रकार से होता है, दो ही प्रकार होते हैं, एक तो अंतर स्थलीय जलमार्ग होते हैं, एक है महासागरीय जलमार्ग होते हैं। अंतर स्थलीय का मतलब जैसे राजस्थान में जयपुर को जोधपुर से जोड़ता है, या फिर अ, जो कलकत्ता का जो क्या नाम है, देश के अंदर वहां ही, पर है ना, मतलब देश के अंतरस्थलीय अंदर ही। मतलब सर हाँ, नदियों द्वारा नदियों परिवहन, द्वारा, जिलों द्वारा वो। वो उस प्रकार से। उसके बाद में महासागरीय जलमार्ग, ये तो हमने पढ़े ही है। अब है अंतरस्थलीय जलमार्ग, एक नंबर है। रेल मार्गों के आवागमन से पहले, यानी जब रेल मार्गें भी नहीं थी ना, उससे पहले यह परिवहन प्रमुख विधा थी। इसमें से रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है इसको। इसके अतिरिक्त नदियों के जल का सिंचाई हेतु बांट देने के कारण इन मार्गों में अधिकांशतः भाग नौ संचालन योग्य नहीं रहे। पहले तो क्या थी, नदियां स्वतंत्र बहती थी, परंतु बाद में क्या हुआ, नदी के जल को बंटवारा हो गया, अभी इतने दिन तो इसमें पानी रहेगा, इतने दिन रहेगा,
कौन से राज्य को कितना जल का आवंटन हो गया, तो पानी की कमी आपूर्ति है उसको चेंज कर दिया, तो इस कारण से वो उतना जल नहीं रहा, तो वो क्या है, परिवहन योग्य भी नहीं रहा। इस समय भारत में, वर्तमान तक की बात कर रहा है, इस समय भारत में 1450 किलोमीटर लंबा जल मार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन का लगभग 1% योगदान देता है। ये थोड़ा सा कि यहाँ पर आप स्टार वगैरह लगाकर इंपॉर्टेंट डाल देना। क्या है, 1400, 1450, नहीं 14,500, 14,500 किलोमीटर का है। 500 है। हाँ 14,500 का है। और हम्म। टोटल जो योगदान है वो इसमें परिवहन का लगभग कितना है, 1% योगदान है। इसके अंतर्गत नदियां, नहरें, पश्च जल यानी कि जो उड़ीसा में है ना, उड़ीसा की है, उसके अलावा वेमनाड झील है, केरल की है, चिल्का झील है, ये पश्च जल में शामिल आती हैं। उसके अलावा संकरी घाटियां हैं। वर्तमान में 5,665 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकागम्य योग्य है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद में है कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, इसकी कोई संस्था होनी चाहिए, उसके बारे में जिक्र है कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में एक अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, पूरा ही नाम है ये, अंतःस्थलीय 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, यानी कि जो भी है ना उनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। और तालिका 10.3 में स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण में 10 अन्य जलमार्गों की 10 अन्य जलमार्गों की पहचान की गई है, जिसका कोटि उन्नयन किया जाएगा। केरल के पश्च जल, आगे पढ़ेंगे उसके बाद में। मुख्यतः इसमें ये देख लो, पहले तो इसमें एक मानचित्र दे रखा है, ये शायद वलामकली वाली दौड़ है शायद, ये आपको याद है तो वलामकली वाला नाम आया था क्या? केरल में होती है ये, हाँ सर वही है, वही है ये नौका दौड़ वाली। नेहरू ट्रॉफी। हाँ हाँ। नेहरू वलामकली वाला ट्रॉफी वाला वो। इसमें क्या है, अरब सागर है एक तरफ, इधर वाला मैप है ना राष्ट्रीय जलमार्ग 3 नंबर का। ये पहले तो एक से ही पढ़ लेते हैं, ये नीचे वाला देख लेते हैं पहले, फिर 3 नंबर पर वापस देख लेंगे। 1 नंबर का, अब 1 नंबर होता कहाँ से शुरू है, पहले तो आपको ये याद रखना है, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया है और 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, 16 से 20 किलोमीटर का है। अब तक का तो सबसे लंबा यही है, 5 दे रखे हैं। 1620 किलोमीटर का है हल्दिया से। यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है, जो कि यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकागम्य है। कि पटना तक तो है साधारण नौकाओं द्वारा, और हरिद्वार तक है नौकागम्य योग्य है यहाँ तक, हरिद्वार तक। तो यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको भाग पर प्रमुख रूप से याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो पहला है और सबसे लंबा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर का। पहला है हल्दिया से फरक्का। फरक्का कौन सी है, फरक्का जल परियोजना, ये आती है पश्चिम बंगाल की है, बांग्लादेश की है। हुगली नदी पर। बांग्लादेश में बात, हाँ हुगली नदी पर है। और फरक्का जल विवाद भारत का और बांग्लादेश का चल रहा है, फरक्का जल विवाद से संबंधित। तो हल्दिया से फरक्का, इसका पहले का नाम है हल्दिया से फरक्का, ये 560 किलोमीटर का है। दूसरा है फरक्का से पटना, 460 का। उसके बाद में है पटना से इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी वाला, तो पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर का है। तो आपको ये एक तो पहला इसके नाम याद रखना है, फिर उसके बाद में ये याद रखना है कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो तीनों में सबसे बड़ा है
पटना से इलाहाबाद वाला। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? हल्दिया से। और नदी कौन सी है पहले आपको ये ध्यान रखना है, नदी नदी कौन सी है इसकी? तो देखो पटना बिहार, इलाहाबाद यूपी, यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब है मुख्य नदी कौन सी पहले होगी? गंगा गंगा। नदी। पहले वाले में गंगा, गंगा, भागीरथी और हुगली तीनों के बीच बना हुआ है ये। 1886 में घोषित हुआ था। हम्म। कब हुआ था घोषित है? नहीं, 1986 में। हम्म। 1986, 1986 में। तो 1986 में अंतस्थलीय राजमार्ग प्राधिकरण भी बना था। हाँ सर। देखो कोई राज्य राजमार्ग है ना, वो हो सकता है पहले का ही हो, पहले का भी राज्य राजमार्ग हो, परंतु सरकार उसको कब घोषित करती है वो सन वहीं से काउंट होगा। कई बार होता है कि इसके साथ एक शब्द लिखा होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा इस वर्ष दिया गया, तो कब दिया गया तो वो थोड़ा सा 1986 का ही मान लो इसको, बाकी देख लेंगे। और ये तो गया पहला। सबसे लंबा है कौन सा है? ये पटना से इलाहाबाद वाला सबसे लंबा है, 600 किलोमीटर का। और दूसरा सबसे लंबा है वो हल्दिया से फरक्का का है। एक लंबी लाइन आप ये से लिख सकते हो, हल्दिया, हल्दिया, फरक्का, फरक्का से पटना, पटना से इलाहाबाद। तो ये स्टेशन है। तो कितने हो गए? हल्दिया हो गया, फरक्का हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये 4 स्टेशन हो गए। तो आपको इसको क्रम से ध्यान रखना है। जो अंतिम जो स्टेशन है, जो पिछला, वो पटना से इलाहाबाद वाला, वो सबसे लंबा है, 600 किलोमीटर का। टोटल है 1620 किलोमीटर का। ठीक है। उसके बाद में है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2, सदिया से धुबरी। अब सदिया से धुबरी का है 891 किलोमीटर का है। यह ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, दिहांग दिबांग वाली वो, तो उस नदी पर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ सुखोआ, यानी कि वो जो क्षेत्र है डिब्रूगढ़, 1360 किलोमीटर तक नौकागम्य योग्य है। तो ये कितने किलोमीटर का क्या लिख रखा है? 1384 किलोमीटर क्या लिख रखा है ये? हाँ सर, 1384 किलोमीटर। नहीं, अगर इसकी टोटल लंबाई 1384 है तो फिर यहाँ फिर सदिया से धुबरी का विस्तार 891 कैसे दे रखा है इसने? नौकागम्य। देखो वो तो पूरा 1600 बनता है, 560 और 460 दोनों मिलकर 500 और 400 कितने हो जाते हैं? 900 और 60 60 120, तो 1020 हो जाते हैं। 1020 और पटना से इलाहाबाद 1020 में अगर 600 मिलाएं तो वो कितने हो जाते हैं? 1620 हो जाते हैं। वो तो उसकी अकाउंटिंग पूरी हो गई। अब इसमें क्या है कि डिब्रूगढ़ स्टीमर द्वारा, नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर तक यह नौकायान योग्य है। हाँ, नौकायान योग्य हो सकता है, कई बार तो परिवहन हो जाता है 50 किलोमीटर तक ही, फिर उसके अलावा आगे 20 किलोमीटर और नौकागम्य छोटी नौकाओं के द्वारा भी हो सकता है। एक तो होते हैं बड़ी नावें पहुंचना, एक होता है छोटी नावें, तो वो भी पहुंचती है, तो हो सकता है, थोड़ा आंकड़ा यहाँ पे रखना। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ, प्रश्न ये है कि यह भारत और और ये बांग्लादेश के साथ 1988 में हुआ था सर। 1988 में इसका घोषित हुआ था। घोषणा क्या इसकी? 1988 में। ठीक हाँ है। सर, 1988। ये भारत और बांग्लादेश की साझेदारी में प्रयोग करते हैं इसका। तो पूछ ले कि कौन सा है, तो दो नंबर का है, सदिया से धुबरी। आपको तो यही नाम याद नहीं रहेगा अंततः, लास्ट पढ़ने के बाद में आपको यही नहीं पूछे, आपसे कोई पूछेगा ना कि भी बताओ दूसरा कौन सा है, तो आपको सदिया से धुबरी नाम याद नहीं रहेगा, और आगे का तो आंकड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये डेट में पूछा हुआ है सर, एक बार आया हुआ है हम्म। सदिया से डुबरी वाला। ये आए हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो ज्यादा सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन यही है इसका कि वो NH लिखेगा, NH1 नहीं, राज्य जलमार्ग 1 नंबर को सम्मिलित करवाएगा, 2 3 4 5 इस प्रकार से 4 दिए होंगे और सम्मिलित करवाएगा वो, तो नाम याद रखने हैं आपको।
पहला इलाहाबाद से हल्दिया था, दूसरा सदिया से धुबरी का विस्तार था। क्योंकि हम पढ़ते बहुत कम है ना इस टॉपिक को, यहाँ तक कम ही पहुंच पाते हैं, जब तक एनसीईआरटी है तभी पढ़े हैं हम जरूरत से हिसाब से। इसके अलावा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 कोटापुरम और कोल्लम। कोटापुरम से लेकर कोल्लम तक का विस्तार है इसका, 168 किलोमीटर। ये शायद नदी में नहीं है, ये नहर में है, ये लिखा हुआ ना। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर इसका पूरा नाम है, नहर का पूरा ही नाम है पश्चिमी तट नहर, 168 किलोमीटर के साथ चंपाकारा नहर तथा उद्योग मंडलम नहर, ये 3 नहरें हैं, इन नहरों के अंदर चलता है ये। तभी तो ऊपर 3 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी डिटेल से बताया हुआ है। भारत का एकमात्र है ये नहर मुख्यतः जो चलता है इस बड़ा जो स्ट्रीम में। बाकी 4 नंबर है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 4, ये काकीनाडा और पुडुचेरी, काकीनाडा तथा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ ये गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार, गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार में इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नंबर 5 है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 5 मताई नदी, मैंने तो इसका नाम ही पहली बार सुना है, मताई नदी, महानदी, उसके बाद में है महानदी के डेल्टा चैनल, उसके बाद में ब्रह्माणी नदी। ये तो ब्रह्माणी नदी गोवा की नहीं है क्या? हाँ की है। और इससे और पूर्वी तटीय नहीं, पूर्वी तटीय में ब्राह्मणी नदी नहीं है। और पूर्वी तटीय नहर एक नाम ही है, इसका पूरा नाम ही है पूर्वी तटीय नहर, नहर का नाम ही है पूरा पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर का है। अब उसके बाद में है ये अरब सागर में राष्ट्रीय राजमार्ग जो जलमार्ग है नंबर 3 है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। इसमें शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर की है, तो कहाँ से शुरुआत है इसकी? इसमें एक पेरियार नदी है, कोटापुरम है, पूरी की पूरी नहर है शायद, कोच्चि है, कोच्चि बंदरगाह है यहाँ पे एक, तो कोच्चि बंदरगाह को अंडरलाइन कर दो। अरब सागर की रानी कहते हैं कोच्चि बंदरगाह को। अगर आपसे पूछ रहे भी किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, तो अरब सागर की रानी है कोच्चि बंदरगाह। उसके बाद में इसी के सामने लिखा हुआ है पूर्व में उद्योग मंडलम नहर, और उसके अलावा एर्नाकुलम, केरल की राजधानी है क्या एर्नाकुलम? होना चाहिए। यकोम, केरल की तो तिरुवनंतपुरम हुआ है। हाँ तिरुवनंतपुरम है एर्नाकुलम। अब 2012 में गया था मैं यहाँ, आज से 14 साल पहले की बात है ये। नाम भी याद नहीं है, एर्नाकुलम का तो मुझे पता है, 2 रेलवे स्टेशन थे आए थे एर्नाकुलम, बड़ा रेलवे स्टेशन था एर्नाकुलम, योकोम, यमाबाद झील, पंबा, कायमकुलम कयाल है ये, कायमकुलम कयाल है। फिर है कायमकुलम छायरा, फिर है आस्था मुंडी कयाल, ये कयाल है वेस्ट जल वाली। फिर है कोलम, नीचे नीचे का एक स्थान है कोलम, और जस्ट ऊपरी ऊपर है पेरियार नदी के जस्ट नीचे नाम दिया है कोटापुरम। तो आप इसके संदर्भ में इसका जो विस्तार है वो देखो ना, इसमें जल मार्ग 168 किलोमीटर कितना है, कोटापुरम से केरल का कोटापुरम से कोल्लम तक का विस्तार है ये, थोड़ा याद रखना इसको। इधर इसका कुछ डायग्राम दे रखा है 205 किलोमीटर का कैसे कैसे बंटवारा है। तो कोटापुरम कोल्लम से उद्योग मंडलम और चंपाकार नहर राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर संख्या 3, कोटापुरम से कोच्चि है 0 किलोमीटर,
फिर कोच्चि से अलपुजा है 30 से 92 किलोमीटर तक, फिर है अलपुजा से कोलम है 92 से 168 किलोमीटर, और चंपाकार नहर और उद्योगमंडलम, चंपाकार नहर 14 किलोमीटर में, और उद्योगमंडलम नहर है 23 किलोमीटर। लो, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो लो, सारे का ही गलत होगा, किसी एक का तो गलत होगा नहीं। ठीक है जी, जैसे मुख्य मुख्य नाम है ना, मैं एक बार और फिर बता देता हूँ आपको। अगर पूछे राष्ट्रीय जल मार्ग 1 नंबर कौन सा है, तो गंगा नदी में है और इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 है, वो सदिया से धुबरी को चलता है, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है, घोषणा 1988 में हुई थी, पहला था 1986 में, सबसे लंबा था 1620 किलोमीटर वाला। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है, यह कोटापुरम से कोल्लम तक का विस्तार है, 168 किलोमीटर है, और नहरों में संचालित है। इसका इतना याद रख लो तो बहुत है, नहर में और संचालित है। उसके 1993 में हुई थी इसकी घोषणा, 1993। तीसरे का क्या, और बाकी के, हाँ सर, तीसरे का हुआ था 1993, और चौथे और पांचवे का हुआ था 2008 में। दोनों का 2008 में। ठीक है, तीसरा है नहर में। चौथा आपको अगर काकीनाडा पुडुचेरी जो नहर स्ट्रेंच के द्वारा मुख्यतः आपको नदियां ही देनी है आपको, कृष्णा और गोदावरी नहरों का एक बार नाम है, वो ज्यादातर नहीं आता, कृष्णा और गोदावरी के अंदर संचालित है ये। जैसे राजस्थान में है ना बनास और चंबल है, तो कोई अगर राजसमंद से चलता है अगर कोई नहर के रास्ते, नदियों के रास्ते, तो वो यहाँ से आकर सवाई माधोपुर तक, यहाँ तक आते हुए फिर वो चंबल नदी में प्रवेश कर जाता है, तो फिर आगे से वो हो जाते हैं। तो इस कारण से ये नदियाँ एक दूसरे से आस पड़ोस में जुड़ी हुई है, तो इस कारण से गोदावरी और कृष्णा नदियाँ इसमें विशेष रूप से 4 नंबर में। और 5 नंबर है मताई नदी, महानदी, डेल्टा चैनल, ब्रह्माणी नदी। तो थोड़ी नदी का ये ध्यान रखना, कौन सी नदी में संचालित है, ब्राह्मणी नदी, और 588 किलोमीटर का डिफिकल्टी है थोड़ा सा। फिर वर्तमान में 6 है सर, ये एक और है इसमें। कौन सा है छठा, और बता दो तो। ये असम में है, बराक नदी पे, लखीमपुर से बंगा तक, हाँ वो 6 नंबर पर। और बंगा से सिलचर तक, अर्थात ये लखीमपुर से सिलचर तक 121 किलोमीटर है, सबसे अब छोटा। इसके बारे में वो भेज देना थोड़ा सा आप उसमें ग्रुप में फोटो खींच के, ताकि सारे लिख लेंगे ये, जी थोड़ा ही रह सर। गया। उसके बाद में है जल या कंडल। अंतः स्थलीय जलमार्गों को अपना एक विशिष्ट महत्व है, ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध करवाने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, जहां प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वलामकली इसके पश्च जल में आयोजित होती है। ठीक है, अब है महासागरीय महामार्ग, मार्ग है वो, भारत के पास द्वीपों के सहित लगभग है 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये है गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। ठीक है ना, वहां तक का ये 7,517 किलोमीटर का लंबा है ये व्यापक समुद्री तट है। उसमें 12 प्रमुख बंदरगाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना आपको भी, मुख्य बंदरगाह कितने हैं भारत के, जैसे चेन्नई बंदरगाह हो गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह हो गया, पारादीप हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कोच्चि बंदरगाह हो गया, नान शेवा हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, 12 प्रमुख बंदरगाह तथा 185 गौण पतन है। गौण पतन यानी कि है जरूर वो वहां पर, परंतु क्या है कि वो थोड़े उनके सहयोगी के रूप में, या फिर वो इतने ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। तो 12 प्रमुख बंदरगाह है, मार्गों के संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महामार्गीय राजमार्गों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के भारत के भार के अनुसार, भारत में भार के अनुसार लगभग 95% भार के अनुसार 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार। अगर भार के अनुसार देखें
तो कितना भार लेके जाते हैं ये? 95%। अगर मूल्य के अनुसार देखें तो मूल्य के अनुसार कितनी मूल्यवान वस्तुओं को लेके जाते हैं, तो मूल्यवान वस्तुओं के अनुसार वो है 70%। व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि, क्या है, देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच में, जैसे द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा लक्षद्वीप है, और इसके अलावा छोटे बड़े और द्वीप है, तो मुख्य भूमि को जोड़ते हैं, द्वीपों के बीच में परिवहन के लिए होता है। उसके बाद में वायु परिवहन। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम साधन है। पहली बात तो ये तीव्रतम साधन है, फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भी है, और तीसरा सबसे ज्यादा महंगा भी है। तो इसमें यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। यह भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दूरियां बहुत लंबी है तथा भूभाग एवं जलवायुवीय दशाएं अत्यंत विविधतापूर्वक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत, याद रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 53 में। हाँ, 1857 की क्रांति से 4 साल पहले हुई थी, 1853 में। और भारत में 53। वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई है? 1911 में। 1911। 1911 में और क्या हुआ था? मुख्यतः 1911 में हुआ था दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। भारत में एक सबसे पहले क्या, भारत में एकमात्र जो ब्रिटेन का राजा आया था यहाँ पे, जॉर्ज पंचम था, उसकी रानी क्वीन मैरी थी। एकमात्र, पहली बार और अंतिम बार वही आए थे। तो 1911 में जब इलाहाबाद से नैनी तक, नैनी इलाहाबाद यूपी में ही है। हम कहते हैं ना कि भी भारत में जो मुख्य है, जो 82.5 डिग्री का जो टाइम लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है? नैनी इलाहाबाद है, पता है क्या थोड़ा सा? मिर्जा मिर्जापुर के पास। नैनी मिर्जापुर नैनी। मिर्जापुर नैनी, हाँ वो ये स्थान है। तो इलाहाबाद से नैनी तक का है 10 किलोमीटर का। तो ये वायु परिवहन यहाँ ही शुरुआत हुई थी 10 किलोमीटर की, 1911 में। इस दूरी हेतु क्या किया गया था? वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। क्या किया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी डाक थी, तो उन डाक को भेजा गया था पहली बार। लेकिन इसका वास्तविक विकास है देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ है। यानी कि वायु परिवहन का वास्तविक विकास कब हुआ? आजादी के बाद में हुआ। मुख्य भारतीय वायु प्राधिकरण, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। कौन है उत्तरदायी? अब एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? किसी को पता है क्या? ये देखना। भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन, ये प्रबंधन कौन करता है? मैनेजमेंट जो करता है ना, एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। अब अनेक निजी कंपनियां ने भी यात्री सेवाएं प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखना थोड़ा सा, यात्री सेवाएं प्रारंभ की है। यात्री सेवाओं के अलावा कोई दूसरा अगर ऑप्शन आए तो वो उसको काट देना। जैसे इंडिगो वगैरह है, रिलायंस की है, तो यात्री सेवाएं प्रारंभ कर दी है। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौ बार यातायात दोनों के लिए है। अब एयर इंडिया क्या क्या काम करती है? यात्रियों का तथा नौ बार यातायात, जो मालवाहक होते हैं ना, उनके द्वारा ये भी काम किया जाता है। तो दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय तो होती है एक देश, राज्य में भी अलग अलग राज्यों में से, जैसे जयपुर से है, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली से कोलकाता जाना है, कोलकाता से चेन्नई जाना है, ये तो। इसके अलावा क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय वो जैसे भारत को जोड़ना है पंजाब उससे, पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान को आगे, फिर कई बार ब्रिटेन है, यूरोस है, मॉस्को है, तो इनको जोड़ता है। यह अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है। ठीक है, भारतीय एयर इंडिया। कुछ निजी कंपनियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान की है, शुरू कर दी है।
उसके बाद में एक नाम दिया गया है पवन हंस। पवन हंस नाम का क्या है, एक हेलीकॉप्टर सेवा है। हेलीकॉप्टर से। हाँ, हेलीकॉप्टर सेवा है। ये वैष्णो देवी में चल रही है ना सर, वही है ये पवन अच्छा, हंस। तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है, जो उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कुछ दे रखा है इसके बारे में। इंडियन एयरलाइंस 1911 में भारतीय वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। पहला क्वेश्चन तो ये है, एक नंबर। उसके बाद में 1947 में वायु परिवहन को मुख्य 4 कंपनियां, इंडियन नेशनल एयरवेज, ठीक है, एक है, दूसरी है टाटा सन्स लिमिटेड। से टाटा की स्थापना तो वैसे हो गई थी, टाटा कंपनी की जमशेदजी जी टाटा वगैरह उन्होंने की थी, 1907 में कर दी थी वैसे। से राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है टाटा कंपनी का। तो इंडियन नेशनल एयरवेज है, टाटा सन्स लिमिटेड है, उसके बाद में एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया है तीसरी, तथा उसके बाद में चौथी है डक्कन एयरवेज, ये चौथी है, द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है क्या, भारत में वायु परिवहन। कब से, 1947 से। फिर 1951 में क्या हुआ, 1951 में 4 और कंपनियां, वो कौन सी है कि भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, उसके बाद में एयरवेज इंडिया तथा कलिंगा एयरलाइंस, और इस सेवा में शामिल हुई। तो फिर क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके, अब थोड़ा सा ये तो याद ही रखना बस, ये लाइन तो आपको ऊपर वाली एक तो पहली लाइन याद कर लेना मुख्यतः, बीच वाली अगर न हो याद तो कोई बड़ी बात नहीं, एक तो ऊपर वाली याद कर लेना और एक ये याद कर लेना, क्योंकि जब किसी चीज का राष्ट्रीयकरण हो जाता है ना, तो सारी कंपनियां क्या उसी में शामिल हो जाती है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम बनाए गए। एक तो बनाया एयर इंडिया लिमिटेड, तथा दूसरा कौन सा था, इंडियन एयरलाइंस। अब देखो नाम आगे पीछे ही है, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया है। 1953 में बनाए गए थे, 2 निगम बनाए गए, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस। परंतु वर्तमान में क्या है, जो इंडियन एयरलाइंस है ना, उसका उसी में ही शामिल कर दिया गया है, किसमें, एयर इंडिया में। तो वर्तमान में एयर इंडिया बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है भाई। तो ये क्या कहता है कि पवन एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। किसके लिए, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए। अब है तेल एवं गैस पाइपलाइन, एचवीजे, और उनका सारे सभी का नाम आएगा। पाइपलाइनों में देश गैस एवं तरल पदार्थों की लंबी दूरी तक परिवहन अधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि उसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड किसने स्थापित की, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। पहला क्वेश्चन तो यहाँ है इसका। अब उसमें के बाद में क्या कहता है, इसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। कच्चे तेल एवं, अब इनका ध्यान रखना, एक तो कच्चा तेल प्रवाहित हो सकता है इन पाइपलाइनों से, दूसरा क्या हो सकता है, प्राकृतिक गैस प्रवाहित हो सकती है। क्या लोहा वगैरह हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है ये। अब है, इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, उसकी बात हो रही है। 1959 में इसे एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है इसका। उसके बाद में एशिया की पहली, अब एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारिय पाइपलाइन कहाँ से, असम। असम में क्यों, क्योंकि असम में वो क्या, कौन सा था, तेल का कुआ था ना,
डिगबोई था क्या? डिगबोई। हाँ डिगबोई। हाँ डिगबोई। अब है असम के नारकटिया तेल क्षेत्र। ये नारकटिया तो तेल क्षेत्र है ये, जैसे राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र है ना, उसी प्रकार वहां का नारकटिया है तेल क्षेत्र। तो असम में नारकटिया तेल क्षेत्र में बरौनी के, अब बरौनी है वहां का तेल शोधन कारखाना। असम के नारकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के, अब बरौनी कहाँ पर है, कल तक पढ़ा था। बरौनी बिहार में, हाँ बरौनी वैसे बिहार, सही है। बिहार के तेल शोधन कारखाने के निर्माण में IOL, ऑल इंडिया लिमिटेड ने किया था। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि एशिया की जो पहली 1157 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन थी ना, उसको बिछाया गया कहाँ से, असम से बिहार के बीच में बिछाया गया, पहले तो ये बात। अब असम का कौन सा क्षेत्र था, नारकटिया क्षेत्र था, वहां पर बिछाया गया। वहां पर तो तेल निकल रहा था, परंतु बरौनी में क्या थी, बरौनी में तेल निकल नहीं रहा था, यहाँ तो शोधनशाला थी। इसी कारण से क्या कह रहा है कि बरौनी के शोधनशाला, शोधन कारखाने तक आया गया ये तेल। और टोटल लंबाई कितनी थी इसकी, 1157 किलोमीटर की थी ये। और इसका काम किसने किया था, ये सारा का सारा ये किया था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब उसके बाद में है, इसे 1966 में और आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया, यानी इसी पाइपलाइन को बरौनी बिहार से लेकर आगे एक और स्थान जोड़ा गया, कानपुर यूपी तक विस्तारित किया गया 1966 तक। ये तो 1959 की बात थी, और ये है 1966 के, यानी कि आगे आने वाले 7 सालों में कानपुर तक विस्तृत किया गया। ये है इसका तीसरा क्वेश्चन। पश्चिम भारत में, अब भारत का पश्चिमी भाग है, जो दिल्ली से पश्चिम का जितना भी इलाका आता है तो वो पश्चिमी भारत है। पश्चिमी भारत में एक दूसरे विस्तीर्ण पाइपलाइन का महत्वपूर्ण नेटवर्क नाम है अकलेश्वर कोयली, अकलेश्वर कोयली, मुंबई हाई कोयली तथा हाजीपुरा विजयपुर जगदीशपुरा HBJ, इसके बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हो, का निर्माण किया गया। पश्चिमी भारत की बात हो रही है, का निर्माण किया गया हाल ही में 1256 किलोमीटर की लंबी एक पाइपलाइन लगाया। पाइपलाइन सलाया नाम है, सलाया, सलाया जो क्षेत्र है गुजरात से मथुरा यूपी तक बनाई गई है 1256 किलोमीटर की। इस आंकड़ों को थोड़ा बाहर ही निकाल के लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। अब है गुजरात से पंजाब, गुजरात से पंजाब वाया मथुरा, यानी कि राजस्थान के बाहर से होकर आ रही है कोई चीज, पंजाब से गुजरात की ओर वाया मथुरा से होकर कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नुमालीगढ़, ये कहाँ है नुमालीगढ़, और सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी का नाम पड़ा हुआ है मेरा, जैसे कहाँ का है ये सिलीगुड़ी, हिमाचल प्रदेश है क्या, देखते हैं इसके। नुमालीगढ़ तथा सिलीगुड़ी तक है 660 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन वेस्ट बनाने की बंगाल में है सर, अच्छा सिलीगुड़ी क्या, सिलीगुड़ी। हाँ। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। वो पहले एक आती थी, क्या नाम आता था, टीवी पर आते थे कुछ छोटे छोटे चैनल वगैरह, उसमें नाम आते थे सिलीगुड़ी का। 660 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन की प्रक्रिया चल रही है। ये थोड़ा सा है तो देखो, इसमें 16-17 ही लाइनें हैं ये मुख्यतः, परंतु है बहुत ही ज्यादा जटिल ही है। ठीक है ना, गैस तेल पाइपलाइन वाला। नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ होगा असम में और सिलीगुड़ी बिहार, वेस्ट बंगाल में। हम्म, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, ठीक है। ठीक है मैम। ये 660 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया है वो चल रही है। उसके बाद में संचार जाल, जो भी संचार मोबाइल वगैरह जो भी है संचार जाल, मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। आरंभिक समय में ढोल या फिर पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेत द्वारा तीव्र ध्वनियों दाव को तीव्र धावकों, धावक होते हैं जो दौड़ लगाने वाले, तीव्र धावकों की सहायता से संदेश पहुंचाए जाते थे।
उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी, अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे। संचार के साधन, ये बहुत अच्छी लाइन है। संचार के साधन ही क्या होते थे? परिवहन के साधन। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा परिवहन का साधन है, परंतु घोड़ा अपने आप में संचार का साधन भी था उस समय। ऊंट था, मरुस्थल में अगर किसी चीज को पहुंचाना है, वहां पर सूचना पहुंचानी है, तो ऊंट वहां परिवहन का भी साधन था और संचार का भी साधन था। डाक तार, डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार में बहुत तीव्र गति से आसान बना दिया। बाकी तो सभी जानकार है, इससे संबंधित मैं पढ़ देता हूँ इसको। क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का प्रयोग करते हैं। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार सुविधाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। तो वो कौन से हैं? व्यक्तिगत और सार्वजनिक, दो प्रकार के संचार साधन है। व्यक्तिगत में कौन से होते हैं? पत्रादि, हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। हम अपने परिवार वालों को लिखते हैं तो वो व्यक्तिगत होते हैं, पत्रादि। अब उसके बाद में दूरभाष, जिसको टेलीफोन कहा गया। तार है जो टेलीग्राम का काम करता है। फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि हैं, वो क्या होते हैं? कि व्यक्तिगत होते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक कौन से हैं? पहला तो है रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद में टेलीविजन, सार्वजनिक संचार का साधन है। उसके बाद में सिनेमा, सिनेमा सिनेमा का मतलब फिल्म देखना ही नहीं होता, ठीक है ना। सिनेमा का अर्थ होता है कि ये एक बड़ी क्रांति के रूप में आप अगर किसी चीज को रिकॉर्ड करते हो, जैसे सामाजिक है, कोई आर्थिक है, किसी समस्याओं पर करते हो, तो जनता में एक रोजगार दिलाने के संबंधित है। सिनेमा पहले गांव में चलते थे, पंचायतों में है, तो इस प्रकार से जन 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 तक कोई चीज है वो सूचना पहुंचाने के लिए तो हाट बाजारों का आयोजन होता था। उसके बाद में उपग्रह सेटेलाइट है, वो भी एक सार्वजनिक है। उसके बाद में समाचार पत्र है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, तो पूरे राजस्थान में एक साथ बनती है एक ही दिन में सारे जगह पे, तो वो व्यक्तिगत नहीं है, तो वो सार्वजनिक है। उसके अलावा पत्रिकाएं, जो भी पत्रिकाएं हैं, छोटी पुस्तकें हैं जो साप्ताहिक, मासिक और जैसे क्रॉनिकल वगैरह जो भी आती हैं, पुस्तकें हो गई, किसी लेखक द्वारा लिखी गई खुद पुस्तकें भी हो सकती है। उसके अलावा जनसभाएं हैं। जनसभाएं एक व्यक्ति को थोड़ी ना इंगित करती है, वो बहुत सारे समाज को इकट्ठा लेकर चलती है, तो जनसभाएं होगी। गोष्ठियां हो गई जैसे। उसके अलावा सम्मेलन हो गए, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन होते हैं, बीजेपी के सम्मेलन होते हैं, आरएसएस के सम्मेलन होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं? है तो संचार के माध्यम ही, परंतु वो संचार के सार्वजनिक माध्यम है। उसके बाद में व्यक्तिगत संचार तंत्र। क्या है व्यक्तिगत संचार तंत्र? उपयुक्त सभी व्यक्तिगत संचार तंत्र इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं अधुनतन है नगरीय क्षेत्रों में। कहाँ की बात हो रही है? नगरीय क्षेत्र की बात हो रही है, में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधा पहुंचाने में सहायक होता है। इंटरनेट की बात हो रही है कि ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंचाने में सहायक होता है। यह ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए आधिकारिक प्रयोग लाया जा रहा है। इंटरनेट विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडारगार जैसे रहता है। इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से यह नेटवर्क अपेक्षाकृत कम लगता है, सूचनाओं को भी गम्यता भी प्रदान करता है। उसके बाद में जनसंचार में है रेडियो। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में, याद रखना थोड़ा सा, 1923 गांधी जी का जो पहला कौन सा था? असहयोग आंदोलन था क्या? नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं था। वो था शायद अहमदाबाद मिल वाला था शायद। नहीं, वो तो 1917-18 में था। उसके बाद में कौन सा था? अच्छा, राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन कह आंदोलन रहे हैं से, सर? हाँ 1920-21 में चलाया था ना। कौन सा आंदोलन चलाया था हाँ, यही था गांधी जी? असहयोग आंदोलन। असहयोग था सर वो 1920 वाला। असहयोगी था क्या? चोरी चोरा कांड के बाद में वो जो स्थगित किया गया था ना। हाँ, यही था सर, यही असहयोग। था 1920 हाँ, को। तो तब से थोड़ा सा ये याद रखना। इस समय क्या हुआ था? रेडियो का प्रसार हुआ था, और तब तक 1919 की जो घटना थी, क्या नाम है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, और प्रथम विश्व युद्ध भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ कहानियों को ना इंटरलेट कर लिया करो, क्योंकि उससे तो बाद में ही हुआ है सारा की मैटर।
ठीक है, 1923 में। उसके बाद में रेडियो का जो प्रसारण है भारत में, रेडियो प्रसारण जो हो रहा था ना, प्रसारण होना और किसी संघ की स्थापना वो अलग बात है। रेडियो का प्रसारण हुआ था, नाम था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा प्रारंभ किया गया। बॉम्बे बहुत महत्वपूर्ण, बॉम्बे यानी कि मुंबई बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में उभरा हुआ था। मुंबई बहुत बड़ा महाराष्ट्र, तिलक, गोखले, लाला लाजपत राय, वैसे तो लाहौर में थे लाला लाजपत राय, फिर महात्मा गांधी का था पूरा का पूरा गुजरात। तो ये बहुत ही बड़ा एक क्रांतिकारी क्षेत्र था, तो यहाँ पर हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया, तब से इसे असीमित लोकप्रियता पाई पाई है और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, उसके बाद में आपातकाल में जैसे ही देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली है। ये सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, जब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो जापान से आए थे, वो जापान से वो सारी की सारी वो हारी हुई भारतीय सेना थी थोड़ी बहुत, सिंगापुर से उन्होंने बंदी बनाए थे जापान वालों ने, तो उनको सेना के रूप में करके मणिपुर की तरफ वहां पर प्रवेश किया था। तो मणिपुर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को संबोधन रेडियो भाषण में दिया था, कि महात्मा गांधी उस समय दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जो वो भारत में आज़ादी करने से संबंधित है, या फिर मतलब सीधा सैनिक हमला करने के संबंध में सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था कि हम राष्ट्रपिता से अनुमति मांगते हैं और भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वो शुरू होने जा रहा है। ये शब्द थे सुभाष चंद्र बोस के, जब मणिपुर से उन्होंने सेना के साथ में प्रवेश किया था। ये मई का ही टाइम था, वो मई जून के समय में था। फिर अचानक क्या हुआ, बरसात वगैरह का टाइम हो गया, मानसून आ गया, इस कारण से रेडियो वगैरह प्रसारण वगैरह वो सारे तंत्र बाधित हो गए। और पीछे से क्या है, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में क्या, जापान हारने लगा, और हारने के बाद में वो फिर वो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया उनका। तो ये थोड़ा रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो रेडियो का थोड़ा ध्यान रखना 1923 में। तो क्या है, अल्पकाल में ही देश भर में प्रत्येक घर में है, इसने जगह बना ली रेडियो ने। सरकार ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, थोड़ा सा याद रखना 1930 में, 1931 आने वाला है, 1931, 1930, 31 और 32, तीन गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना गोलमेज सम्मेलन वाले इस वर्ष में। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया सरकार ने। फिर उसके बाद में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, जो आज हम ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बात करते हैं, महत्वपूर्ण चैनल है ये ऑल इंडिया रेडियो। और 1957 में आकाशवाणी, अब थोड़ा देख लो, भारत में आज़ादी के बाद में आकाशवाणी की स्थापना हुई है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नवीनतम स्वरूप सामने आया, तो उसी वर्ष आकाशवाणी के रूप में बदल दिया गया इसको, ऑल इंडिया रेडियो को, और वो बदल गया दूरदर्शन के रूप में। तो बदल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो में सूचना, शिक्षा, सूचना भी होती है सरकार की, शिक्षा भी होती है, मनोरंजन भी होता है, कहानियां भी आती हैं, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। विशिष्ट अवसरों पर जैसे संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सत्रों का आयोजन भी होता है। समाचार बुलेटिनों को भी प्रसारित किया जाता है। उसके बाद में टीवी, टेलीविजन, सूचना के प्रसारण आम लोगों तक शिक्षित करने के लिए टेलीविजन प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी। अब कई बार दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग हो जाता है, कौन सी दृश्य है, कौन सी श्रव्य है, कौन सी दृश्य श्रव्य दोनों है। तो ये कहता है कि प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी प्रारंभ में। उसके बाद में 1959 में आरंभ किया गया, जहां इसे 1959 में आरंभ किया गया। 1972 के बाद कई जगह पर केंद्र चालू हुए। सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो, वो कौन सा था, 1 नवंबर 1956 ही था, नहीं, वो 1 नवंबर 1957 था, वो 1957 था, मैंने पहले 56 पढ़ दिया, आकाशवाणी वाला 1957 था। और ये है 1 नवंबर 1900, नवंबर कहाँ याद आ रहा है वैसे। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से विगलित कर दिया गया, यानी कि उसको अलग कर दिया गया, टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया 1976 में।
इसे दूरदर्शन डीडी के रूप में अलग पहचान दी गई। इनसेट, अब ये थोड़ा सा आएगा आपको, फर्स्ट सेकंड पेपर में आएगा ये। इनसेट, इनसेट 1A राष्ट्रीय टेलीविजन DD1 के चालू होने के बाद इसे समूचे नेटवर्क के रूप में साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों CNP की शुरुआत की गई और इन्हें देश भर में पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों में तक विस्तारित किया गया। उसके बाद में उपग्रह संचार। उपग्रह संचार स्वयं में एक विधा है और यह संचार के अन्य साधनों को भी नियमन करते हैं। हालांकि उपग्रह का उपयोग से एक विस्तार क्षेत्र यानी कि विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सारिक दृश्य प्राप्त होते हैं। होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों और मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं, निगरानी, सीमा क्षेत्रों और चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की उपग्रह प्रणाली समाकृति एवं उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। वो दो भाग कौन से देखते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट का पूरा नाम है जी, ये याद रखना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। इनसेट जिसकी स्थापना 1983 में भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इनसेट की स्थापना 1983 में। यह एक बहुउद्देश्य, एक उद्देश्य नहीं है इसका, बहुउद्देश्य उपग्रह प्रणाली है जो दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों के कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के बेकानूर से IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हो गई। कौन सा हो रहा है ये IRS-1 1A के प्रक्षेपण से आरंभ हो गई। भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV, पूरा नाम याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर ध्रुवीय होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया। ये उपग्रह अपने वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रल बैंड यानी समूह को एकत्रित करते हैं तथा विविध उपयोगों हेतु भू स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट, अब कहाँ पर है, हैदराबाद में, कौन सा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, आंकड़ों को अधिग्रहण एवं प्रक्रमण, अधिग्रहण भी करता है और प्रक्रमण भी करता है की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। थोड़ा सा इसको भी रिमोट सेंसिंग वाले उपग्रह वालों को थोड़ा सा अलग से लिख लेना, एक एक लाइन है इसकी बाहर निकाल के, ताकि मैंने तो यहाँ पर घोच पोच कर दिया इस सारे मटेरियल को। ठीक है, अभ्यास प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित है? तो 16, 9, 12, 14, वर्तमान में कितने हैं? 18 है। वैसे इस ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन 16 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच में जोड़ता है? मैं तो ये कहता हूँ यही क्वेश्चन डाल दे बस। ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी, गंगा हल्दिया से इलाहाबाद, पश्चिमी तट पर नहर कोट्टापुरम से कोल्लम, कौन सा है? ये गंगा हल्दिया इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नंबर कौन सा है? सदिया से धुबरी वाला ब्रह्मपुत्र, ये सदिया से दूर। हाँ, सदिया धुबरी। ये पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम, ये कितना है, 3 है या 4 है? 3 है सर। 3। 3 नंबर है। ठीक है, नहरों में संचालित है ये, थोड़ा ये
याद रखना। निम्न में से किस वर्ष, कौन से वर्ष में पहला रेडियो स्टेशन कार्यक्रम प्रसारित हुआ गया? अब 1911, 1927, 1936 और 1923। अगर आपको पहले पता भी नहीं होता ना 1923। तो आप इसका खोज सकते थे, क्योंकि रेडियो प्रसारण 1923। और किसने किया था? मुंबई था महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक ही तो था, नाम था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, उसने किया था 1923 में। पहला था ये रेडियो कार्यक्रम देश का। ठीक है, और बताओ कोई। 9:44 हो गई। ये तो अपना लेसन हो गया पूरा। बहुत